एक रबर बैंड से चलने वाले विमान को ऊर्जा संग्रहित करने के लिए घुमाया जा सकता है, जिससे बाद में उड़ान के लिए प्रोपेलर को चलाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। और हालांकि एक अच्छी तरह से बना विमान प्रभावशाली उड़ान समय प्राप्त कर सकता है, फिर भी रबर बैंड को घुमाने में समय लगता है। इसलिए मैं आधुनिक निर्माण तकनीकों और सुपर कैपेसिटर से 21वीं सदी का ऐसा घुमाकर चलने वाला विमान बनाना चाहता हूं, जिसे हैंड क्रैंक जनरेटर से कुछ सेकंड में घुमाकर उड़ान का समय घुमाने से कहीं अधिक हो। अब सुपर कैपेसिटर में ऊर्जा को बिजली के रूप में संग्रहित करना रबर बैंड से काफी अलग होता है, लेकिन इनमें कुछ समानताएं हैं। जैसे सुपर कैपेसिटर को हैंड क्रैंक जनरेटर घुमाकर पैदा की गई बिजली से चार्ज किया जा सकता है, और मैंने एक पिछले प्रोजेक्ट में ऐसा किया था, जहां मैंने एक बड़ा रेडियो नियंत्रित विमान बनाया जो बैटरी की बजाय सुपर कैपेसिटर से चलता था, लेकिन उसे हाथ से चार्ज करने में 2 मिनट से अधिक समय लगता था, और परिणाम स्वरूप उड़ान समय 2 मिनट से थोड़ा कम था। तो उड़ान समय और घुमाने में लगने वाले समय का अनुपात बढ़ाने के लिए चलिए विमान को छोटा और कुशल बनाते हैं। छोटे रबर बैंड से चलने वाले प्लेन के लिए एक आम सामग्री बल्सा की लकड़ी है, क्योंकि ये बहुत हल्की होती है, लेकिन इसके साथ काम करना बहुत समय लेने वाला भी होता है, जिसे मैं प्रोटोटाइपिंग कारणों से टालना चाहता हूं। इसलिए मैं इस विमान को 3 डायमेंशनल प्रिंट करने जा रहा हूं। अब 3 डायमेंशनल प्रिंटेड प्लास्टिक बालसा लकड़ी से थोड़ा मजबूत और ज्यादा टिकाऊ होता है, खासकर जब विमान आखिर में क्रैश हो जाता है, लेकिन यह लगभग 6 गुना घनत्व के साथ काफी भारी भी होता है। फिर भी मेरी राय में कुछ मिनटों में विमान प्रिंट करना बड़ी उपलब्धि है, और अच्छे डिजाइन से इसे और हल्का बना सकते हैं। बस हमें पंखों की सतह को ढकने का आसान तरीका चाहिए। 3 डायमेंशनल प्रिंटिंग के शुरुआती दिनों में प्रिंट को बिल्ड प्लेट पर चिपकाना मुश्किल होता था, और इसका एक सामान्य समाधान मास्किंग टेप था, जिससे बिल्ड प्लेट को चिपकने के लिए एक बनावट वाली सतह मिल गई। अब मैं सोच रहा हूं कि क्या हम इसका इस्तेमाल करके 3 डायमेंशनल प्रिंट को पतले टिश्यू पेपर पर सीधे चिपकाकर पंखों की सतह बना सकते हैं। और सौभाग्य से, क्योंकि आधुनिक 3 डायमेंशनल प्रिंटर में चुंबकीय बिल्ड प्लेट्स होती हैं, मैं चुंबकों से टिश्यू पेपर को अपनी जगह पर स्थिर रख सकता हूं। आइए देखें क्या ये काम करता है। ओह, ये मैग्नेट से नहीं टकराया, ये अच्छा संकेत है। आइए अतिरिक्त स्लॉट को भरते हैं, और क्या ये कागज से चिपक रहा है? ये सही लग रहा है, कोई किनारा उखड़ता नहीं दिख रहा, और प्रिंट भी अच्छा लग रहा है। ये सच में काम कर सकता है। ठीक है, तो प्रिंट सफल रहा। अब चुंबकों को हटाते हैं और देखते हैं कि यह कागज पर कितना अच्छी तरह चिपका है। तुम्हें पता है, मुझे लगता है वो सच में बहुत अच्छी तरह से चिपका हुआ है, और अब मुझे बस किनारों के चारों ओर काटना है और पंख तैयार है। ये बहुत जबरदस्त है। फिर मैंने पंख से अतिरिक्त कागज काटकर काटा और एक टेस्ट फ्यूजलाज प्रिंट किया, जिसमें नोज वेट था, ताकि ग्लाइड टेस्ट किया जा सके, और टेल सेक्शन भी उसी टिश्यू पेपर तकनीक से प्रिंट किया। और इस ग्लाइडर का कुल वजन सिर्फ 3.8 ग्राम है। लेकिन क्या ये उड़ता है? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यह बहुत अच्छे से ग्लाइड करता है। यह बहुत ही सहजता से उड़ता है। ठीक है, अब इसकी तुलना कागज के हवाई जहाज से करते हैं। तो पहले कागज का हवाई जहाज ठीक ठाक ग्लाइड करता है। 3 डायमेंशनल प्रिंटेड प्लेन। छोटे ग्लाइडर के आशाजनक परिणाम देखने के बाद रैने एक बहुत बड़े विमान को डिजाइन करना शुरू किया, जो एक सुपर कैपेसिटर और मोटर उठा सके। तो इस नए विंग को 3 भागों में प्रिंट किया गया, और मैंने घुमावदार टेम्पलेट और हीट गन का उपयोग करके 3 डायमेंशनल प्रिंट को एयरफॉयल के आकार में मोड़ा। लेकिन पंखों के हिस्सों को आपस में चिपकाने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि यह बहुत ही कमजोर था। इसलिए मैंने एक नए पंख को केवल 2 हिस्सों में प्रिंट किया और एक जटिल पंख संरचना को डिजाइन किया, ताकि पंख का आकार बेहतर बना रहे। फ्यूजलाज के लिए शुरू में मैं 3 डायमेंशनल प्रिंटेड स्ट्रक्चर बनाना चाहता था, बिल्कुल ऐसा, लेकिन कई प्रोटोटाइप के बाद भी वजन कम रखते हुए पिच और यौ में मजबूती बनाए रखना मुश्किल था। इसलिए मैंने कुछ बहुत ही सरल और हल्का विकल्प चुना है। एक कार्बन फाइबर रॉड, और विंग को फ्रिक्शन फिट स्लॉट का उपयोग करके कार्बन रॉड से जोड़ा जा सकता है। इसलिए विमान को ट्रिम करते समय विंग की स्थिति को बाद में समायोजित किया जा सकता है। फिर मैंने टेल सेक्शन प्रिंट किया, जो लगभग सही साइज का लगा और उसी तरह कार्बन रॉड से जुड़ जाता है।
फिर ग्लाइड टेस्ट के लिए प्लेन के आगे वाले हिस्से में स्टील बोल्ट के रूप में नोज वेट लगाया जा सकता है और शुरुआत में यह ठीक से ग्लाइड करता दिखा। पंख ऊपर मुड़ते हैं ताकि रोल स्टेबिलिटी के लिए डायहेड्रल बना सके और प्लेन धीरे धीरे अच्छी तरह उड़ा। लेकिन फिर ये हुआ। पहले तो मुझे लगा कि ये एक खराब थ्रो था, लेकिन दोबारा देखने पर यह स्पष्ट हो गया कि पंख हवा में फंस गए थे और मुड़ गए थे, जिससे विमान अनियंत्रित रूप से नीचे की ओर गोता लगाने लगा। और यहां तक कि जब मैंने इसे सही ढंग से फेंका, तब भी पंख कभी कभी फड़फड़ाता और जमीन की ओर गोता लगाता था। तो कम विंग एरिया होने के बावजूद यह नया डिजाइन कैसे उड़ता? ठीक है, शॉर्ट विंग ग्लाइड टेस्ट। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इतने छोटे पंख के साथ यह चीज कितनी अच्छी तरह उड़ती है। और हमने निश्चित रूप से विंग के मुड़ने की समस्या को हल कर लिया है। तो हमने विंग फ्लेक्सिंग की समस्या का समाधान कर लिया है और यह अच्छी तरह से ग्लाइड करता हुआ प्रतीत होता है। लेकिन यह वास्तव में उच्च दक्षता वाले विंग जैसा नहीं दिखता है। अपने छोटे वर्गाकार आकार के कारण यह पैराशूट जैसा दिखता है। अब किसी पंख का वर्गाकार होना उसके छोटे फैलाव और बड़े कॉर्ड के कारण होता है। इन आयामों के अनुपात को एस्पेक्ट रेशियो कहते हैं और इस विशेष विंग का एस्पेक्ट रेशियो कम है, जो संरचनात्मक कारणों और गतिशीलता के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे ही पंख के नीचे उच्च दबाव वाली हवा पंख के सिरों के चारों ओर बहती है, ये बड़े भंवर पैदा करती है, जिससे प्रेरित प्रतिरोध बढ़ता है और दक्षता कम हो जाती है। लेकिन अगर हम पंखों की चौड़ाई बढ़ाकर एस्पेक्ट रेशियो को बढ़ाते हैं, तो पंख के नीचे का दबाव बड़ी चौड़ाई में फैल जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पंखों के सिरे पर बनने वाले भंवर छोटे हो जाते हैं और उम्मीद है कि इससे प्रेरित ड्रैग कम हो जाएगा। और विंग कॉर्ड को छोटा करके हम एस्पेक्ट रेशियो को और बढ़ा सकते हैं, जिससे यह असली पंख जैसा दिखने लगता है। और मेरा यह भी मानना है कि छोटी विंग कॉर्ड पर वायुगतिकीय मरोड़ भार कम होगा, क्योंकि दबाव का केंद्र विंग के संरचनात्मक केंद्र के करीब कार्य करेगा, जिससे उम्मीद है कि किसी भी प्रकार के घुमाव क्षण कम हो जाएंगे। तो इस नए पंख को टिश्यू पेपर की एक ही शीट पर 2 हिस्सों में प्रिंट गया है, जिससे इसका सतह क्षेत्र और वजन पिछले पंख के समान हो जाता है। इन दोनों हिस्सों को आपस में चिपकाने के बाद और हवादार आकार को हीट गन से मोड़ने के बाद अब कुछ और परीक्षण करने का समय था। इस नए पंख की दिलचस्प बात यह है कि यह ऊर्ध्वाधर दिशा में काफी लचीला प्रतीत होता है, जो वास्तव में एक अच्छी बात है, क्योंकि यह विमान को एक प्राकृतिक द्वितल एंगल प्रदान करता है, जो उड़ान के दौरान रोल स्थिरता के रूप में कार्य करता है। और यह पहले विंग जितना टॉर्शनल लोड्स के प्रति संवेदनशील नहीं लगता। मैंने यह भी देखा है कि ग्लाइड स्लोप छोटे विंग की तुलना में थोड़ा बेहतर प्रतीत होता है, जिसका कारण मुझे लगता है कि प्रेरित ड्रैग में कमी है। अब सुपर कैपेसिटर और मोटर यूनिट बनाकर थ्रस्ट पैदा करने का समय है। और इस विमान के आकार के कारण हमें ऐसा कैपेसिटर चाहिए जो हल्का और पर्याप्त ऊर्जा स्टोर करने वाला हो, ताकि उड़ान का समय अच्छा मिले। अब मैंने अपने कई पिछले प्रोजेक्ट्स में सुपर कैपेसिटर का इस्तेमाल किया है, और जैसे जैसे कैपेसिटर छोटे होते जाते हैं, उनकी ऊर्जा घनत्व भी कम होती जाती है, क्योंकि कैपेसिटर की पैकेजिंग और तारों का वजन इस पर अधिक प्रभाव डालता है। इसलिए मैंने कुछ डेटा शीट पढ़ने में कुछ समय बिताया और छोटे कैपेसिटर का एक ऐसा ब्रांड ढूंढ निकाला जिसकी ऊर्जा घनत्व अपेक्षाकृत अधिक है। और अगर मैं इस टेबल में ऊर्जा घनत्व दर्शाने वाला एक अतिरिक्त कॉलम जोड़ दूं, तो आप देख सकते हैं कि बड़े कैपेसिटर के साथ यह कितना बढ़ जाता है, जहां 100 फैराड तक कैपेसिटर 1 फैराड के कैपेसिटर से लगभग 6 गुना बेहतर होता है। हालांकि इसका वजन 20 ग्राम है, लेकिन 100 फैराड का यह कैपेसिटर इस विमान के लिए बहुत भारी है। तो फिर मैंने इस टेबल से सभी मान निकालकर ऊर्जा घनता बनाम धारिता का एक ग्राफ तैयार किया, और इससे एक दिलचस्प वक्र का पता चला। छोटे संधारित्रों के लिए ऊर्जा घनत्व तेजी से बढ़ता है और फिर 10 फैराड के संधारित्र के बाद स्थिर होने लगता है। इसलिए मैंने 10 फैराड वाले कैपेसिटर ऑर्डर करने का फैसला किया, क्योंकि ऊर्जा भंडारण के मामले में वे एक अच्छा संतुलन प्रदान करते हैं और 3 ग्राम से थोड़ा अधिक वजन के साथ इस विमान के लिए बिल्कुल सही होने चाहिए। फिर मैंने कुछ माइक्रो ब्रश्ड मोटर्स खरीदी, जिनका इस्तेमाल अक्सर छोटे खिलौना ड्रोन में किया जाता है, और ये आमतौर पर एक सिंगल सेल लिथियम बैटरी से चलती है, जिसकी वोल्टेज 3 से 4 वोल्ट होती है। और ये सस्ते, कम गुणवत्ता वाले प्रोपेलर चुनते हैं, क्योंकि एफिशिएंसी इनकी प्राथमिकता नहीं होती।
लेकिन क्योंकि सुपर कैपेसिटर की अधिकतम रेटिंग सिर्फ 2.7 वोल्ट है, हम थोड़ा बड़ा और बेहतर डिजाइन वाला प्रोपेलर चला सकते हैं, जिससे एफिशिएंसी बेहतर होनी चाहिए। फिर मैंने कैपेसिटर और मोटर को जोड़ने के लिए हल्का 3 डायमेंशनल प्रिंटेड ब्रैकेट बनाया, जो प्लेन के आगे फ्रिक्शन फिट से माउंट होता है, जैसे विंग के लिए किया था। फिर विमान को चार्ज करने के लिए मैं अपने घर पर बनाए गए 3 डायमेंशनल प्रिंटेड हैंड क्रैंक जनरेटर का उपयोग कर सकता हूं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बनाया था। समस्या सिर्फ इतनी है कि मेरे पास यह जांचने का तरीका नहीं है कि प्लेन पूरी तरह से चार्ज हो गया है। जनरेटर में इनबिल्ट वोल्टमीटर है, जो करीब 3 वोल्ट पर ही चालू होता है, और क्योंकि कैपेसिटर 2.7 वोल्ट तक रेटेड हैं, इससे वे फट सकते हैं। इसलिए मुझे एक छोटा एनालॉग वोल्टमीटर मिला, जो 0 से 3 वोल्ट तक माप सकता है, जिसे मैं 3 डायमेंशनल प्रिंटेड केस में लगा सकता हूं और विमान को चार्ज करने के लिए आवश्यक तारों को जोड़ सकता हूं। यह बिल्कुल सही काम करता है, क्योंकि मैं जनरेटर से कैपेसिटर कुछ सेकंड में चार्ज कर सकता हूं। फिर मोटर लगाकर संग्रहित ऊर्जा को थ्रस्ट में बदल सकता हूं, और विमान का कुल वजन मात्र 15.6 ग्राम होने के कारण प्रति पंख क्षेत्रफल का वजन कागज के विमान से भी कम है। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये उड़ पाएगा। यह उतना ऊपर नहीं गया जितनी मुझे उम्मीद थी, क्योंकि विमान को उड़ान के पहले हिस्से के दौरान काफी ऊंचाई तक चढ़ना पड़ता है, ताकि कैपेसिटर में मौजूद सारी ऊर्जा का उपयोग हो सके। लेकिन चलिए इसे फिर से चार्ज करते हैं और दोबारा कोशिश करते हैं। हाँ, इसमें पर्याप्त थ्रस्ट नहीं है। सौभाग्य से मेरे पास एक थोड़ा बड़ा मोटर है, जिससे पर्याप्त थ्रस्ट मिलना चाहिए, और मैंने विंग माउंट को भी फिर से डिजाइन किया, ताकि विंग को और ऊपर उठाया जा सके, क्योंकि इससे प्रोपेलर के पीछे वायु प्रवाह में बाधा कम हो जाती है। और चूंकि अब थ्रस्ट लाइन विंग के नीचे है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उड़ान के शुरुआती हिस्से में विमान को ऊपर की ओर चढ़ना चाहिए। फिर जैसे ही कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है, यह सीधा हो जाएगा और धीरे धीरे नीचे ग्लाइड करेगा। उम्मीद है कि कैपेसिटर में जमा सारी ऊर्जा का उपयोग करके फ्लाइट टाइम को अधिकतम करेगा। ठीक है, तो आज टेस्ट का दिन है। यहाँ बाहर -2 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन यहाँ बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ओह, ये अच्छा है, ये अच्छा है। चार्ज लीड को प्लग इन करें, और ये पहले से ही आधा वोल्ट दिखा रहा है, तो जरूर इसमें कुछ बचा हुआ चार्ज था। लेकिन अगर हम इसे घुमाएं, तो ये तुरंत 2.5 वोल्ट तक पहुंच जाता है। बिल्कुल आसान और बढ़िया। लो शुरू करते हैं। ओह वाह, इसमें तो जबरदस्त ताकत है। ओह, इसमें फ्लटर हो रहा है। मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे चक्कर आ रहे हैं। वाह, ये मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा ऊपर चढ़ गया। वो सच में बहुत अच्छी तरह उड़ता है। क्या हमें एक और चक्कर मिलेगा? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो कितनी देर तक उड़ता रहा। वो बहुत शानदार था। ठीक है, उस उड़ान के बाद हम करीब आधा वोल्ट पर हैं। देखते हैं मैं इसे कितनी जल्दी चार्ज कर सकता हूं। ये तो बहुत जल्दी हो गया। इसे एक और टेस्ट फ्लाइट के लिए ले जा रहा हूं, तो इसे प्लग इन कर रहा हूं। यह एक अच्छी फ्लाइट है। यह अच्छी खासी ऊंचाई पर है। वाह, यह सच में बहुत ऊंचाई तक चला गया है। प्लीज बाड़े के उस पार मत उड़ जाना, वरना तुम गीली घास पर उतरोगे।
लो वो आ रहा है, लो वो आ रहा है, लो वो आ रहा है। ओह, बिल्कुल सही। दो बहुत सफल उड़ानों के बाद मैंने विमान को फिर से चार्ज किया और एक और उड़ान के लिए गया। लेकिन विमान ऊपर चढ़ने में संघर्ष कर रहा था। मुझे लगा कि शायद नम और धुंध भरे मौसम में टिश्यू पेपर ने कुछ नमी सोख ली होगी और संभवतः इसी वजह से विमान का वजन बढ़ रहा होगा। और कुछ उड़ानों के बाद गीले टिश्यू पेपर के पंखों ने अपनी सारी ताकत खो दी थी। तो मैंने उसे एक छोटे पंख से बदल दिया जो बाकी अतिरिक्त पंखों के साथ एक डिब्बे में रखा हुआ था। लेकिन वो उड़ना भी नहीं चाहता था। हाँ, ये देखो, ये वे पंख हैं जिन्हें मैंने असल में उड़ाया नहीं, ये तो बस अतिरिक्त थे। मुझे पता है कि ये शुरू में काफी लचीले थे, लेकिन अब तो ये हद से ज्यादा हो गया है। और ये सब ऐसे ही हो गए हैं बस इस ठंडी, धुंध भरी हवा में रहने से। तो मुझे लगता है कि मुझे इन टिश्यू पेपर वाले प्लेनों को या तो शांत गर्मी की रातों के लिए रखना चाहिए या फिर इंडोर उड़ाने के लिए। इसलिए भले ही टिश्यू पेपर नमी से जूझ रहा हो, लेकिन सीधे पेपर पर 3 डायमेंशनल प्रिंट करने की क्षमता का मतलब है कि मैं 20 मिनट से भी कम समय में एक बिल्कुल नया विमान बना सकता हूं। और एक ऐसे विमान के लिए जो केवल 4 सेकंड तक चाबी भरने से 45 सेकंड तक उड़ सकता है, मैं कहूंगा कि यह साबित करता है कि सुपर कैपेसिटर वास्तव में एक आधुनिक चाबी से चलने वाला विमान बनाने का एक व्यवहार्य तरीका है। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।